दिल्ली की एक खबर से आज चर्चा शुरू करता हूँ। मैं बांग्लादेशी नहीं, यूपी के प्रतापगढ़ जिले से हूँ। यूपी वालों को क्यों हटाया जा रहा है? चुनाव से पहले बीजेपी ने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान देंगे। हमें उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने झुग्गी की जगह मकान देने के बजाय पूरा मैदान बना दिया। हम बांग्लादेशी नहीं, दिल्ली के वोटर हैं। हमारे घर क्यों तोड़े? राहत इंदौरी की एक शेर है, सरहद पे तनाव है क्या? पता करो चुनाव है क्या? अब तनाव देखने के लिए सरहद पे जाने की जरूरत नहीं है, देश के अंदर ही सरहदें बन रही हैं धर्म के आधार पर। बिहार में चुनाव है और आपने देखा ही होगा कि स्टेटमेंट आया है कि यहाँ पे बहुत बांग्लादेशी, नेपाली और म्यांमार के लोग हैं। बिहार, बंगाल जो पूर्ववर्ती राज्य हैं, वहां अगर चुनाव हो, वैसे आम चुनाव में भी हिंदू मुसलमान तो बनता ही है, लेकिन जब इन राज्यों में चुनाव हो तो बांग्लादेशी का भूत सवार हो जाता है। और इसके नाम पर क्या किया जाता है? देखिए, बंगाल के जो मुस्लिम हैं या बांग्लादेश के मुस्लिम हैं, रहन सहन खान पान एक ही तरह का है। तो क्या बांग्लादेशी का हवा बनाकर एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? क्या है पूरा मसला? दिल्ली में भी मकान तोड़े गए हैं, बुलडोजर की राजनीति उत्तर प्रदेश में है ही। अब बिहार में भी बांग्लादेशी पहुंच गए हैं। अगर पहुंच भी गए हैं तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? डबल इंजन की सरकार है, वहां पे बीजेपी सरकार में है, केंद्र में भी सरकार है। तो बॉर्डर की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की होती है। तो आखिर क्या है मसला? ये बांग्लादेशी और मुसलमान कह के अल्टीमेटली किस तरह की राजनीति की जा रही है, इसी पे चर्चा इस एपिसोड। शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ हैं, लगातार अम्बेडकर नामा पर सुन रहे हैं। और जिस तरह का माहौल दिल्ली, हरियाणा, आसपास उत्तर प्रदेश, खास तौर से हिंदी प्रदेशों में और पूर्वोत्तर के राज्यों में जिस तरह से मुसलमान और बांग्लादेशी को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या है राजनीति? स्वागत है सर। जय भीम। जी जी। डॉक्टर रतन लाल जी, सब साथियों को, सुनने वालों को बहुत प्यार, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। ये जिस समस्या पर आपने जो सवाल उठाया और जिस पर चर्चा करने का तय किया, वो सब क्यों हो रहा है उसको समझना जरा सा भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर चुनाव से पहले, और अगर चुनाव ना भी हो तो वैसे भी, कि महंगाई, बेरोजगारी, जो भारत जो है महिलाओं की रेप का कैपिटल बन जा रहा है। बिहार जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं वहां किस तरह से हत्याएं हो रही है, और ये मुसलमानों की हत्याएं नहीं हो रही हैं, ईसाइयों की हत्याएं नहीं हो रही हैं। ये सारा हिंदू जो धंधा करने वाले हैं, जो हैसियत वाले लोग हैं, मतलब 5 सितारा अस्पताल जो है उसके अंदर जाके 5-5 लोग पिस्तौल लेके घुस जा रहे हैं और हत्याएं कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा अस्पताल का मालिक, होटलों का मालिक, उसके घर के बाहर मार दे रहे हैं। आप कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले उसके बेटे को भी इसी तरह से मारा गया था। तो ये इस सब पर कोई चर्चा ना हो, महंगाई, बेरोजगारी पर कोई चर्चा ना हो, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ उस पर चर्चा ना हो, इसलिए ये होना जरूरी है। और मैं कब से कहता हूं, अम्बेडकर नामे पर भी बहुत बार बताया है कि अगर आरएसएस और हिंदुत्ववादी जो ये शासक हैं, जो ये गिरोह है मोदी जी के नेतृत्व में, अगर इस देश में मुसलमान नहीं होते तो इन्होंने मुसलमानों को पैदा कर लेना था कहीं से, किसी स्टूडियो में, किसी यहाँ पर ललित कला एकेडमी का दिल्ली में गढ़ी में बहुत बड़ा स्टूडियो है, वहां पर मूर्तियां बनती हैं, तो इन्होंने वहां बनवा लेना था, मुसलमानों को गढ़वा लेना था और उनको बताना कि ये सबसे बड़े दुश्मन है। ये मैं जो कुछ देश में घट रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जिस शहर में रहता हूँ वहां पर कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है कि जिस दिन खबर में, अखबार में नहीं आता है, लेकिन क्योंकि लोग जानते हैं कि मैं और मेरी पत्नी नीलिमा शर्मा जो हैं, हम लोग कुछ सामाजिक सरोकारों में से जुड़े हुए हैं और कुछ लिखते पढ़ते हैं, तो सुबह ही सुबह लोग आ जाते हैं कि कल हमारे इलाके से 2 बच्चे बंगाली, जो खाटी हिंदुस्तानी हैं, भारत के बंगाल के हैं हमारे, वो मालदा से बहुत ज्यादा हैं, तो वो लोग गायब हैं। और उससे पहले 2 बच्चे और गायब थे, और
उनकी 5-5, 6-6 घंटे एक थाने में नहीं, एक थाने से दूसरे थाने में ले जाए जाते हैं, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे थाने। उसमें क्या होता है कि माँ बाप और जो चाहने वाले हैं वो घूमते रहते हैं कि कहाँ गए, कहते नहीं अब वहां तक, उस थाने में जाओ, उस थाने में जाओ। उनको इतना मार रहे हैं, इतना मार रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, सिवाय इसके कि आप उस सबको देखकर रो देते हैं। आप वो अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, वो MLC मेडिको लीगल केस नहीं बनवाना चाहते हैं, वो सरकारी अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जाएंगे शिकायत करेंगे तो वो जहां रह रहे हैं वहां पर और लोगों पर अत्याचार किया जाएगा। और जो बोला जाता है, जो पुलिस वाले जो बोलते हैं, जरा सुन लीजिए, ये मोदी जी का हरियाणा है, ये ममता दीदी का बंगाल नहीं है। तुम क्या सोचते हो कि तुम ममता दीदी के बंगाल में रह रहे हो? और कोई सुनने वाला नहीं है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जो ये घटनाएं घटती हैं तो पता नहीं रतन लाल जी क्या इस देश का होगा कि मैं जो एक बंगाल सरकार का ना, दिल्ली में एक रेजिडेंट कमिश्नर है, सारी रियासतों के रेजिडेंट कमिश्नर होते हैं। जैसे अंग्रेजों के जमाने में ये सारे जो दलाल, जो राजा रजवाड़े होते थे, उनके यहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव होते थे, इसीलिए हम जानते हैं भावलपुर हाउस, हम बीकानेर हाउस, ये सारे क्या थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो लोग रहते थे। इनका रेजिडेंट कमिश्नर है। रेजिडेंट कमिश्नर को मैं कितनी बार जो भी घटना होती है उसका ईमेल भेजता हूँ, लेकिन उसका कोई जवाब उन्होंने किया कुछ कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हाँ, वहां ममता जी वहां जरूर रैली ये सब कर रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर भारत के संविधान को, भारत के नागरिकों को, जो बदकिस्मती से मुसलमान हैं, उनके पक्ष में खड़े होने वाला कोई भी नहीं है। मैं मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट्स को लिखता हूं, मैं सेकुलर मेंबर पार्लियामेंट्स को उसकी कॉपी करता हूं, वेस्ट बंगाल रेजिडेंट कमिश्नर का कोई जवाब नहीं देता है। यानी बंगाल के जो भारतीय मुसलमान हैं, बाकी देश के मुसलमानों को तो छोड़ा ही हुआ था, बंगाल के मुसलमानों को भी अब किसके रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, वो हमारे बहुत सामने है। अच्छा, अब एक चीज को जिसको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुसलमानों के साथ जो नफरत है, मुसलमानों के साथ जो नफरत है RSS के जन्म से है। वो सन 1925 में डॉक्टर हेडगेवार, जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, जो खिलाफत आंदोलन के लिए बहुत गर्म भाषण करने के लिए जेल गए थे सन 2019 के अंदर। वो उन्होंने इसलिए कांग्रेस छोड़ी थी कि गांधी जी जो हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, उसमें हिंदू मुसलमान मिलकर एक राष्ट्र बनाएंगे, उनकी मिलकर इस देश को आजाद कराने की लड़ाई होगी। वो उससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमको तो जो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ेगा, हिंदू राष्ट्र के जो लड़ेगा, हम उसके साथ रहेंगे। तो ये बहुत खुली बात है। और ये जो बंच ऑफ थॉट जो इनका किताब है, जो होली बुक है, जो एक तरह से रामायण गीता के तौर पर RSS वाले लेते हैं, जो अंग्रेजी में बंच ऑफ थॉट है, और विचार नवनीत जिसका हिंदी वर्जन है, उसमें चैप्टर 16 है कि इस देश के 3 आंतरिक दुश्मन है। नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 ईसाई, नंबर 3 कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट शायद इसलिए क्योंकि माइनॉरिटीज के साथ खड़े रहते हैं, इसलिए वो नंबर 3 दुश्मन है। तो ये इनका घोषित दुश्मन है, जिनको खत्म करना है। और किस तरह से मुसलमानों को यहाँ से भेजना है, वो तो अगर आप 47 के बाद के ऑर्गेनाइजर, और उसके बाद जब पंजरनी शुरू हुआ इनका हिंदी का अखबार, उसको आप पढ़ेंगे तो आप दहल जाएंगे आप। और उन पर कोई केस, कोई मुकदमा, कोई गिरफ्तारी उनकी कभी नहीं हुई। अच्छा, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो बंगाल के जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं और लड़कियां भी पकड़ी जा रही हैं, ये लोग कितना कितना पैसा देकर, यानी ये भारत के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, इनके पास सारे कागज हैं, इनकी जायदाद है, इनको माँ बाप की पैदा होने के भी इनके पास कागज हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको जब छोड़ा जाता है तो बिना पैसे के छोड़ा जाता होगा। कोई अगर इसको मानने को तैयार है तो भैया वो मान ले, मैं तो इसको मानने को तैयार नहीं हूं।
और ये दिल्ली के अंदर हो रहा है। दिल्ली के अंदर तो कहा जाता है कि वेस्टर्न दिल्ली के अंदर, रोहिणी के अंदर एक बंगाली कॉलोनी थी जिसके अंदर 80% हिंदू बंगाली थे। उसको भी बताया गया कि ये यहाँ के बांग्लादेशी रहते हैं और उसको पूरे को बुलडोज कर दिया गया। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यहाँ 5 दिन पहले मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं उसमें एक सोशल मीडिया पर एक मैसेज आया 2 वीडियो के साथ। उसमें यह आया कि महागुन कोई नोएडा की एक सोसाइटी है, वहां पर बांग्लादेश की एक महिला जो एक घर के अंदर काम करती थी, उस घर के अंदर काम करने में उसने 10,000 रुपए चुराए। उस चुराने के बाद जब उसको पूछा गया तो वो भागकर चली गई। भागकर जाकर उसने बराबर की बस्ती में जो सैकड़ों बांग्लादेशी रहते थे उनको आकर महागुन सोसाइटी के अंदर, महागुन का आगे भी कुछ नाम है, बड़ा सा अंग्रेज नाम है उसका, तो महागुन के अंदर जाकर उन्होंने पूरा तोड़फोड़ की। तो मजे की बात यह है डॉक्टर रतनलाल, ये यहाँ हमारी उसमें सब डाल दिया गया। और उसमें किस पर खत्म हुआ, क्या तुम भी अपने यहाँ जिहादियों को आने दोगे, क्या तुम भी बांग्लादेशी मुसलमानों को आने दोगे? अच्छा, अब मैंने इसको खोजना शुरू किया तो पता लगा कि ये महागुन सोसाइटी में 2017 को घटना घटी थी, जिसके अंदर एक मुसलमान जो भारत के बंगाल की जो महिला थी, उसको जब 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई तो उसने जब झगड़ा किया तो उसको घर में रखकर पीटा गया। और पुलिस वालों ने उस वक्त में जो एफआईआर की है दोनों पक्षों के खिलाफ, उसमें साफ कहा है कि ये महिला 20 साल से नोएडा के अंदर रहती है और ये कूच बिहार के लोग हैं, ये मुसलमान कूच बिहार के। लेकिन आप समझ लीजिए 2017 की घटना के बाद वो यहां पर पूरा फैल गया जहां मैं रहता हूं, वो पूरा का पूरा कि जिहादियों को तुम आने दोगे, बांग्लादेशी मुसलमानों को आने दोगे, तुम्हारी लड़कियों का क्या होगा, तुम्हारे घरों का क्या होगा, तुम्हारी डेवलपमेंट्स का, तुम्हारी कॉलोनीज का क्या होगा। ये हालत करके रखी है। और ये हालत इसलिए हुई है डॉक्टर रतनलाल जी कि जो राज कर रहे हैं वो भी इस तरह की गुंडागर्दी करने में, झूठ फैलाने में कोई नंबर 2 नहीं है। आप प्रधानमंत्री को जानते हैं कि मैं तो कपड़े से पहचान लेता हूं, मैं तो आंखों से पहचान लेता हूं, मैं तो जानता हूं कि ये सारे पंक्चर लगाने वाले लोग हैं, तो सारे पंक्चर लगाने वाले मुसलमान होते हैं, तो वो सारे पंक्चर लगाने वालों को वो पहचान लेते हैं। और आप उसके बाद ये गोलवालकर, ये हेडगेवार और ये सारे आपके सामने हैं। और उसके बाद हमारा जो होम मिनिस्टर है वो तो क्या क्या बोलता रहता है, क्या क्या बताता रहता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ और ईसाइयों के खिलाफ और धर्म परिवर्तन के नाम पर जो कुछ हो रहा है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं जो साथी सुन रहे हैं मैं उनको चाहता हूं कि अभी जब ये चर्चा खत्म हो जाए, आप जरा गूगल में जाइए। 2014 के अंदर मोदी जी का राज हुआ, 2014 के बाद कितने बांग्लादेशी आइडेंटिफाई करके कहीं बंदी बनाए गए या बांग्लादेश छोड़े गए, उसका हमको आंकड़ा दीजिए, उसको हमको आंकड़ा दीजिए। वो आंकड़ा 1000 से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। 1000 से ज्यादा जो डिटेन किए गए हैं, जो भेजे गए हैं, वो 1000 से ज्यादा आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने बहुत सही सवाल उठाया, आप देख लीजिए झारखंड के चुनाव में क्या हुआ था। सबसे बड़ा मुद्दा बना था कि यहां पर बांग्लादेशी आ गए जी, म्यांमार के लोग आ गए। अरे म्यांमार के लोग जो हैं और ये बांग्लादेश के लोग जो हैं, क्या ये हवाई जहाज में बैठकर आए? क्या ये महाभारत के जमाने के वो जो उड़न तश्तरियां थी उसमें बैठकर आए हैं क्या? कहां से आए? किस किस राज्य को इन्होंने क्रॉस किया? इन्होंने क्रॉस किया बंगाल को, क्रॉस किया, इन्होंने उड़ीसा को क्रॉस किया। तो आप क्या वहां जो बॉर्डर है बांग्लादेश का, वहां क्या कर रहे थे? म्यांमार का बॉर्डर आप क्या कर रहे थे? आप दुनिया के 5वें नंबर पर हैं जो डिफेंस पर खरीदते हैं, जो भर्ती कर रहे हैं सेना के अंदर, पुलिस के अंदर, आप उसका क्या कर रहे हैं? ये बंगाल के चुनाव में भी ये सवाल उठा था। बंगाल के चुनाव में के सारे बांग्लादेशी आ गए। तो अगर बांग्लादेशी आ गए हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से, और इंटरनेशनल बॉर्डर ना ही झारखंड की बीजेपी विरोधी पार्टियां कंट्रोल करती हैं, ना ममता दीदी कंट्रोल करती हैं, तो सबसे पहले इस देश ने किसका इस्तीफा मांग लेना चाहिए था? किसके गले में जूते का हार डाल देना चाहिए था? ये इस देश को तय करना है, किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए था। कोर्ट ने भी ये सवाल नहीं पूछा, कोर्ट ने भी नहीं कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं और इसको बंद करो, इस बदतमीजी को।
कोर्ट इसको सबको पी जाते हैं। कोर्ट तो बहुत सारी कोर्ट्स का तो अब सब काम ये हो गया है कि मोदी जी से कोई सवाल करना ही नहीं है। मोदी जी से जो सवाल कर रहे हैं उनको आपने कहना है कि तुम जो है बहुत सीमा लांघ रहे हो। ये इस तरह का जो है। और बताइए, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, आप पंजाब के अंदर आप बांग्लादेशियों को पकड़ रहे हो। ये कितनी 6, 7, 8 स्टेट क्रॉस करके आए हैं, ये 6, 7, 8 स्टेट क्रॉस करके। और आप अभी बिहार के अंदर क्या कर रहे हैं? बिहार जो हत्याओं की राजधानी बन गया है, वहां आप क्या कर रहे हैं? आप किस तरह का रिवीजन करा रहे हैं? आप वोटर्स का जो रिवीजन करा रहे हैं, ये एक दो चीज उस बारे में समझ लें कि भारत के संविधान की जो धारा 326 है, चुनाव कराने के लिए एक अलग से चैप्टर है भारत संविधान का, उसने ये अधिकार दिया है इलेक्शन कमीशन को कि वो रिवीजन करे, वो उसको निरीक्षण करे जो चुनाव देने वालों की जो सूचियां हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो चुनाव सूची बनी थी वो कब बनी थी? जुलाई 1947 में भारत की संविधान सभा ने ये कहा कि हमको अगला चुनाव जो है वो वयस्क मत अधिकार के आधार पर होगा, एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होगा, इसलिए सूचियां तैयार करो। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भूलिए मत कि भारत में सन 1940 का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ था, संविधान सभा का चुनाव हुआ था, वो वयस्क मत अधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुआ था, जिसका बहुत लोगों ने आलोचना की थी। वो सन 1935 के अधिनियम के तहत जो सीमित प्रणाली थी चुनाव की, उसके तहत हुआ था, जिसमें जमींदार, जिसमें इनकम टैक्स देने वाले, जिसमें वकील, जिसमें अंग्रेजों के दलाल, डिग्री होल्डर, इन लोगों को वोट देने का अधिकार था। और ऑस्ट्रिन ग्रेनविले, जिन्होंने भारत के संविधान पर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे महान काम किया, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के रहने वाले ये विद्वान थे, ये रिसर्चर थे, उनका देहांत हो गया अभी। तो वो उन्होंने कहा, उन्होंने जो आंकड़े पूरे जमा किए, उन्होंने कहा कि 18.2 और 3% जो है, 18.5% देश के लोगों को वोट देने का अधिकार था। तो उस पर संविधान सभा चुनी गई थी। लेकिन भारत में जो 1952 का चुनाव होना था, वो इस पर होता तो बहुत शर्म की बात होती। तो खैर वो तैयार हुई। और वो जो सूची थी, वो सूची क्या थी उसको समझ लीजिए, किस आधार पर ये 1 जनवरी 1949 को ये सूची जाहिर कर दी गई। और इसमें जो हमारे देश में वोट देने वालों की संख्या थी वो 17 करोड़ 32 लाख थी, और जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और ये देश की जो जनता थी उसकी 49% लोगों को वोट देने का अधिकार था। और ये इसके अंदर जो है 21 साल से ऊपर सबको वोट देने का अधिकार था। आप सब ये जानते हैं कि 1988 के अंदर जब राजीव गांधी की सरकार थी तो उन्होंने इसको घटाकर 18 साल कर दिया था। उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शंस के लिए इसको 18 साल कर दिया गया। अब सवाल यह है कि जो संविधान के बनाने वाले थे, जिन्होंने आजादी दिलाई थी, जिन्होंने आजादी के लिए जेल में गए थे, उन्होंने जो तय किया था वो तय किया था कि आप जो है वो एलिजिबिलिटी क्या है कि आप भारत के नागरिक हैं अगर आप 21 साल के हैं। मैंने आपको बताया कि ये बाद में 18 साल हो गया। आप किसी गांव या किसी इलाके के अंदर रहते हैं पिछले 180 दिनों से, और वो 180 दिन होते हैं 31 मार्च 1948 से। और इसको जब और विस्तृत किया गया तो इसमें यह हुआ कि आप जो है, आप आपकी जो पैदा होने की जगह है उससे आपकी नागरिकता तय होगी। आपके माँ बाप कहां थे, आप कौन सा धर्म है, आपकी क्या नस्ल है, उससे तय नहीं होगा। लेकिन बिहार के अंदर क्योंकि मुसलमान मतदाता जो है एक अच्छी खासी तादाद के अंदर है, तो उसको जो तमाम प्रजातांत्रिक जनतांत्रिक देशों के अंदर जो तरीका होता है, एक नया तरीका किया गया। और उसके अंदर मुझे लगता है कि आपने जो है उसको जरा सा समझना पड़ेगा। वोट देने का, मतदाता बनने के 2 तरीके हैं दुनिया के अंदर, और उसको लातीनी भाषा के अंदर 2 तरीके, लेकिन मैं उसको आपको हिंदी में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक तो ये होता है कि आप जहां पैदा हुए वहां के आप नागरिक हो गए। दूसरा तरीका होता है कि आपके माँ बाप कहाँ के थे, आपका धर्म क्या है, आपकी नस्ल क्या है, इससे तय होगा। हमने वही चुना कि आप जहां पैदा हुए
जहां 180 दिन से रहते हैं वहां के आप नागरिक हैं। लेकिन आप इसको बदल कर क्या कर रहे हैं, आप इसको ये कर रहे हैं कि दूसरे सवाल उठा रहे हैं, और वो सवाल क्या है उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन वो सवाल कितने अजीबोगरीब लगे हैं सुप्रीम कोर्ट तक को। सुप्रीम कोर्ट जिसने काफी लिजलिजा रवैया अपनाया, ये जब मामला आया, ये जो बहुत सारे लोग गए जो विशेष गहन पुनरीक्षण, और आप ये देखिए कि ये लोग जो बहुत हिंदी और संस्कृत की बात करते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी के दादागिरी वाले शब्दों को नहीं भूलते। सर रखा है उसका, ये जो है जी स्पेशल इंटेंसिव हाँ जी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हाँ, यानी एक दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में आप डराने वाला शब्द सर, हमने 15 अगस्त 1947 को भेज दिए, ये हिंदुत्ववादी शासक जो है सर लेकर आ रहे हैं, सर हो गया सर, डराएंगे, खौफजदा करेंगे, आपको धमकाएंगे, ये तरीका उन्होंने अपनाया। और सर में उन्होंने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट तक को ये कहना पड़ा कि आप जो है इसके अंदर सुझाव दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया। आजकल सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देती है, पता नहीं क्यों। सुप्रीम कोर्ट बस सुझाव देकर लग जाए, ऐसे लगता है कि कोई आयोग है ये। सुप्रीम कोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी न्यायपालिका नहीं है, एक आयोग है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें आधार को भी आप शामिल कर लो, राशन कार्ड को भी शामिल कर लो, और वोट देने का जो आपके पास प्रमाण है, जो आपका कार्ड है, उसको भी आप शामिल कर लो। यानी इस सब को छोड़ दिया आपने, कहा ये नहीं माने जाएंगे। आज तक जिसके आधार पर भारत की नागरिकता चलती है, भारत आप वोट देने जाते हैं, आपका पासपोर्ट बनता है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम इसको मानते नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे। यानी भारत के होने का जो आपने ही तय किया, जो आपने ही बताया, आप उसको कह रहे हैं आज हम इसको मानते नहीं है। यानी बड़ा अजीबोगरीब हो रहा है। एक किस्सा है, जो एक मजाक है जो बताया जाता है कि खेल के अंदर दो तरह के नियम होते हैं। जब आप ईमानदारी से खेल रहे होते हैं फुटबॉल, तो उसमें ये होता है कि जो ज्यादा गोल करेगा वो जीत जाएगा। लेकिन ये आरएसएस वाले किस तरह का गेम खेलते हैं, या हिटलर कैसा गेम खेलता था कि अगर बीजेपी की सरकार हार जाएगी, यानी उसके मुखालिफ 3 गोल करेंगे, इनको ये 2 गोल करेंगे, तो कम गोल वाला जीतेगा। तो ये तो नियम बहुत जबरदस्त, जो आप कह रहे हैं कि ये आधार है, आप कहेंगे नहीं कल से ये आधार नहीं है, हम तो इसको हम नहीं मानेंगे। तो आप बड़ा मखौल इस देश के साथ कर रहे हैं। और ये समझ लीजिए कि ये मखौल क्यों हो रहा है। ये मखौल इसलिए हो रहा है कि बिहार के अंदर, जरा सोचिए इस वक्त बिहार क्या कर रहा है। बिहारी जो है, ईमानदार बिहारी, गरीब बिहारी, किसान, मध्यम वर्ग, इवन अमीर बिहारी, वो क्या कर रहा है, वो हिंसा जो हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, महंगाई हो रही है, 80,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, टीचर्स को जॉब से निकाल दिया गया है, परमानेंट नौकरियां खत्म है, कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं, 60% स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर टीचिंग जॉब खाली है, लगभग 80% स्कूलों के अंदर टीचर का जॉब खाली है, टॉयलेट्स नहीं है, कमरे नहीं है, पेड़ों के नीचे क्लास चल रही है, एक टीचर जो है 2-2, 3-3 क्लास ले रहा है। वहां पर आज आप किस में फंसे कि चुनाव आ रहा है तो आपने वो सवाल उठाते नहीं। अब आपसे आप तो कागज जुटाने में लगे, आप कागज जुटाने में लगे। और हो ये रहा है कि बीजेपी की तरफ से सवाल उठ रहा है, अपने भी बहुत हिंदू चले जाएंगे इसमें, जेडीयू की तरफ से भी हो रहा है हिंदू चले जाएंगे। वो जो बंदा हमारा चीफ मिनिस्टर मोदी जी का पैर छूता था, वो चुप है इस पर, बिल्कुल चुप है वो। तो आपने ये सब आपने जो करना, आपने रोज देश को किसी ऐसे संकट में डाल देना है कि वो सारी चीजों को भूलकर बस वो कागज जुटाने के अंदर लग जाए, कागज जुटाने के अंदर लग जाए, आप एक तकनीकी काम के अंदर फंस जाए, आप पॉलिटिकल सवाल उठा ही नहीं सके। इसके बारे में एक लातिन अमेरिका के बहुत मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिखा कि अब जो सरकारें हैं वो वोट से नहीं चलती, वो सारे समाज का इतना क्रिमिनलाइजेशन कर देती हैं, इतना अपराधीकरण कर देती हैं, इतना लोगों की जिंदगी मुश्किल कर देती हैं कि वो कोई रोटी, रोजगार, हेल्थ, इसके बारे में तो सोच ही नहीं पाते। शाम तक कैसे जिंदा रहना है, शाम तक कैसे जीवन चलेगा, शाम तक वो कैसी अपनी माँ बहन की इज्जत बचा पाएंगे, शाम तक कैसी अपनी नौकरी बचा पाएंगे, शाम तक अपना घर कैसे बचा पाएंगे, उसको बचाने के लिए वो सारा दिन बीत जाता है, सारी जिंदगी बीत जाती है। तो
ये जो सारा बांग्लादेश का जो सवाल है। अच्छा, एक और बात मुझे लगता है मेरी आखिरी बात, कि इनको ऐसा लगता है कि ये सब करने पर हिंदू इनको वोट दे देंगे, यानी हिंदू इनके साथ है। मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदू ही इनके साथ नहीं है, इसीलिए उन्होंने कभी बांग्लादेश कहा हुआ, कभी म्यांमार का, कभी धर्म परिवर्तन का हुआ, कभी अपना म्यांमार से आ गए हैं मुसलमान, कभी इसका हुआ इन्होंने उठाना है, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये सब नहीं करेंगे तो हिंदू इनको महंगाई, रोजगार, नौकरी, हिंसा ना होना, इस सब के लिए वोट देने नहीं जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर मुसलमान इस देश में नहीं होते तो आरएसएस बीजेपी मुसलमान की मूर्ति बनाकर भी राजनीति करता। खेल समझिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे भटकाने के लिए तरह तरह की लीलाएं होती रहती हैं। लीलाओं से बचिए और देखते रहिए अम्बेडकर। शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके भाई।